नमस्कार। आज के सत्र में हम जानेंगे नैतिकता क्या होती है। वास्तव में नैतिकता सिद्धांतों की एक प्रणाली है जो हमें सही और गलत, अच्छे और बुरे को बताने में मदद करती है। नैतिकता हमारे जीवन को वास्तविक और व्यवहारिक मार्गदर्शन दे सकती है। नैतिक मूल्य यानी ईमानदारी, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी जैसे मूल्य हमें नैतिक दुविधाओं से निकालने में सहायक होते हैं। ये हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि क्या निर्णय सही हैं, नैतिक हैं और क्या ये सबके हित में है, और क्या ये निर्णय अनैतिक हैं, या हमें एक रैशनल कंडक्ट को भी बताती है। नैतिकता मूल रूप से हमारे चुने गए सभी विकल्पों यानी चॉइसेस के बारे में मार्गदर्शन करती है। हम अपने जीवन में लगातार ऐसे विकल्पों का सामना करते हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। हम इस बात से अवगत हैं कि हम जो चुनाव करते हैं उसका परिणाम न केवल हमें प्रभावित करता है बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। वे केवल हम तक सीमित नहीं होते हैं और इसके लिए हमें अपने कार्यों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। नैतिकता नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो नैतिक मूल्यों से संबंधित है। नैतिकता शब्द ग्रीक इथोस से आया है जिसका अर्थ है नैतिक सिद्धांतों का एक समूह। शब्द का प्रयोग कभी कभी किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह या किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों को संदर्भित करने के लिए आता है। यह अच्छे और बुरे, सही और गलत के संदर्भ में मानव चरित्र और आचरण का अध्ययन करता है। अच्छे चरित्र के गुण क्या हैं, किस प्रकार का मानव व्यवहार अच्छा या बुरा है, जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नैतिकता के कुछ मूलभूत प्रश्न हैं। लोगों की नैतिक संहिता उनके जीवन में सामाजिक और आध्यात्मिक तरीके से सूचक है। मानव जीवन का असली सार सांसारिक सुख दुखों के बीच रहना है। नैतिकता मुख्य रूप से दुनिया के नैतिक मुद्दों से संबंधित है। यह नैतिक गुण पर जोर देता है। लोगों को नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है, ये ऐसा बताता है। नैतिकता का सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई इन नैतिक मूल्यों का अभ्यास करे और उन्हें आत्मसात करे। नैतिकता दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत नैतिकता उन अच्छे गुणों का बताती है जो कि व्यक्तिगत भलाई और खुशी के लिए आवश्यक है। सामाजिक नैतिकता उन मूल्यों को बताती है जो सामाजिक व्यवस्था और सद्भाव के लिए आवश्यक है। यदि हम भारत की ज्ञान की परंपरा को देखें तो नैतिकता की उत्पत्ति इसकी आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच में है। यानी कि भारत की स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग में हमें भारतीय नैतिक मूल्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अनादिकाल से यहाँ विभिन्न आर्थिक धार्मिक आस्थाएं पनपी हैं। भारत की प्रत्येक दार्शनिक प्रणाली में एक प्रमुख नैतिक विचार है। नैतिकता इन सभी प्रणालियों का मूल है जिसमें संतुष्टि और संतोषी जीवन के लिए अच्छे नैतिक आचरण को आवश्यक माना जाता है। भारतीय फिलॉसफी के हिसाब से धर्म का मार्ग यानी पाथ ऑफ राइटिशियसनेस के अनुसरण के लिए बिना कोई भी जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब कुछ लोग में नैतिकता की कमी क्यों होती है? एक विचार यह भी है कि उनके पास ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। इन ब्लाइंड स्पॉट्स को मार्क्स ब्रेजरमैन एंड एलन ट्रसनमैन कहते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट्स वो होते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं और आप कौन हैं, उसके बीच के गैप को ब्लाइंड स्पॉट्स उन्होंने कहा है। दूसरे शब्दों में हम में से अधिकांश लोग सही काम करना चाहते हैं लेकिन आंतरिक और बाहरी दबाव के आड़े आते हैं और इस कारण चाहते हुए भी कई बार हम अनैतिक निर्णय ले लेते हैं। नैतिकता चरित्र के बारे में है। गुणों का सम यानी योग जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है उसे ही नैतिकता या नैतिक भरा चरित्र कह सकते हैं। इन गुणों में एक व्यक्ति की बुद्धि, विचार, उद्देश्य, इरादे, स्वभाव, उसकी कल्पनाएं, ये सब शामिल होती हैं। सदाचार नैतिकता में चरित्र बहुत मायने रखता है। जैसा कि कहा जाता है, कैरेक्टर इज द सम ऑफ हु वी आर। बिल्कुल। फिलोसोफर्स जो इथिक्स में लिखते हैं उनका मानना है कि फिलॉसफी के किसी भी प्रिंसिपल को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे चरित्र का निर्माण करना।
वो दार्शनिक नियमों को सीखने पर कम जोर देते हैं, इसके बजाय चरित्र की अच्छी आदतों को विकसित करने के इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा जोर देते हैं। यानी सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से सही काम करने के लिए सही स्वभाव होना ज़रूरी है। वो जोर डालते हैं कि कार्डिनल गुण जैसे ज्ञान, साहस, संयम, न्याय, ये वो गुण हैं जो एक व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को इथिकल डिलेमा से निकालने में सहायक होते हैं। हमें नैतिक होने की आवश्यकता है क्योंकि ये परिभाषित करता है कि हम व्यक्तिगत रूप से और एक समाज के रूप में क्या अस्तित्व रखते हैं। ये व्यवहार के मानदंड हैं जिनका सभी को पालन करना चाहिए। हमारा समाज अराजकता में गिर सकता है यदि हम ये मानते हैं कि हम में से प्रत्येक ये चुन सकता है कि वी ऑल हैव टू राइट टू चूज़, और ये जान सकता है कि क्या करना सही है। अगर हम सब यही चुनते हैं, यदि ये सब चॉइसेस हमारे सामने हैं, तो वो केवल हमारे व्यक्तिगत इंटरेस्ट में हो ये ज़रूरी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाकी सभी लोग, स्टेक होल्डर्स पर हमारे एक एक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या वो निर्णय उस हिसाब से सही होगा, नैतिक होगा। यही राइट टू चूज़ का मतलब है। अपने हितों को आगे बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि एक नैतिक व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए कि हमेशा कभी ये नहीं देखना चाहिए कि एक नागरिक के जैसे एक दूसरे समाज के सदस्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे निर्णय के कारण दूसरों के हितों को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहे। ये एक नैतिक दृष्टिकोण है। डेरिक ए बेल ने इथिकल एम्बिशन, लिविंग अ लाइफ ऑफ मीनिंग एंड वर्थ में कहा, साहस का अर्थ है जो आप सही मानते हैं उसके लिए अपने तत्काल स्वार्थ को जोखिम में डालना। यानी तभी भला होगा जब आप सबके भले को देखेंगे। ग्रेटर गुड एज अपोज टू प्योर सेल्फ इंटरेस्ट। इसी संदर्भ में आइए एक केस स्टडी के बारे में जानते हैं। 26/11 की ताज कर्मचारियों पर की प्रतिक्रियाओं पे एक स्टडी जो की गई थी हार्वर्ड द्वारा। 27 जनवरी 2011 को ये स्टडी प्रकाशित हुई थी। 26/11 आतंकवादी हमलों में के दौरान मुंबई के ऐतिहासिक ताज होटल के कर्मचारियों द्वारा वीरतापूर्ण प्रक्रिया अब तक एक हार्वर्ड केस स्टडी बन चुकी है, जो अपने ग्राहक, उसमें लिखा है कि जो अपने कर्मचारियों के निस्वार्थ सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है और कैसे वह जीवन बचाने के लिए अपने मल्टीमीडिया केस स्टडी टेरर एट द ताज बॉम्बे कस्टमर एंड सेंट्रिक लीडरशिप हमले के द्वारा रैंक फाइल के कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई बहादुरी और साहसनशीलता का दस्तावेज है। अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि ताज के कर्मचारी अपने पदों पर क्यों रहे, वो हमलों के दौरान वहां से निकले क्यों नहीं, होटल के मेहमानों को बचाने के लिए उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, और उस स्तर की वफादारी और समर्पण उनमें था कि ऐसा वापस कभी दोहराया नहीं जा सकता। उनकी खुद की जीवन जोखिम में होते हुए भी उन्हें सभी अतिथियों का ध्यान रखा और उनकी जिम्मेदारी ली। हमलों के दौरान होटल के मेहमानों की जान बचाने की कोशिश में ताज के 10 कर्मचारी की मौत हो गई। वरिष्ठ प्रबंधन भी इन कर्मचारी के व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सके। भले ही कर्मचारी होटल में सभी पीछे के निकास जानते थे, एग्जिट पॉइंट जानते थे और आसानी से इमारत से भाग सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जानते हुए भी कि उनके परिवारजन वहीं उसी बिल्डिंग में उनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। घटनाओं का ऐसा विवरण आज तक नहीं देखा, और ताज में ये ऐसा एपिसोड देखकर हार्वर्ड ने ये स्टडी की कि इसका मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ। हार्वर्ड की ये केस स्टडी में उनके मेन रिसर्चर रोहित देशपांडे कहते हैं कि इसका मूल कारण है भारतीय नैतिकता, जो अतिथि को भगवान के रूप में मानती है, भारतीय संस्कृति जो कहती है अतिथि देवो भव। स्टडी को हम देखें तो इसकी एक बहुत प्रमुख अवधारणा ये है कि भारत और विकासशील दुनिया में नियोक्ता कर्मचारियों के बीच एक बहुत अधिक पैटर्नलिस्टिक इक्वेशन है, जो कि एक किनशिप जैसा रिश्ता बनाती है। दूसरा कारण था ताज समूह की भर्ती नीति, रिक्रूटमेंट पॉलिसी।
जो ग्रामीण भारत में जाना पसंद करती है, क्योंकि यहीं पर पारंपरिक भारतीय मूल्य जैसे बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करना, नम्रता, दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन और ईमानदारी अभी भी जीवित है। ताज के कर्मचारियों ने होटल के प्रति वफादारी की भावना के साथ साथ मेहमानों के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना महसूस की। वो एक महाप्रबंधक का उदाहरण देता है, जिसमें जानकर भी कि अपना कर्तव्य निभाने पर उनकी सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा, ये देखा गया। उसमें देखा गया कि उनकी पत्नी और बेटों की होटल की शीर्ष मंजिल पर आग लगने से मृत्यु हो गई थी। फिर भी उन्होंने अपने सभी होटल के अतिथियों का ज़्यादा ध्यान रखा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण में उन्हें कुछ भी ऐसी अभूतपूर्व स्थिति के लिए तैयार नहीं किया गया था। अध्ययन कहता है कि निष्ठा और समर्पण के स्तर को दोहराया जाना नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए नैतिकता न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि बड़े पैमाने पर समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप क्या डिसीज़न लेते हैं अगर आप उनकी जगह होते? क्या आप 5 लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति की बलि देंगे? टेस्ट करिए खुद डिसीज़न को इस एलेनोर नेल्सन टेस्ट के माध्यम से। Imagine you're watching a runaway trolley barreling down the tracks, straight towards 5 workers who can't escape. You happen to be standing next to a switch that will divert the trolley onto a second track. Here's the problem. That track has a worker on it too, but just one. What do? Do you sacrifice one person to save 5? This is the trolley problem, a version of an ethical dilemma that philosopher Philippa Foot devised in 1967. It's popular because it forces us to think about how to choose when there are no good choices. Do we pick the action with the best outcome or stick to a moral code that prohibits causing someone's death? In one survey, about 90% of respondents said that it's okay to flip the switch, letting one worker die to save 5. And other studies, including a virtual reality simulation of the dilemma, have found similar results. These judgments are consistent with the philosophical principle of utilitarianism, which argues that the morally correct decision is the one that maximizes well-being for the greatest number of people. The 5 lives outweigh 1, even if achieving that outcome requires condemning someone to death. But people don't always take the utilitarian view, which we can see by changing the trolley problem a bit. This time, you're standing on a bridge over the track as the runaway trolley approaches. Now there's no second track, but there is a very large man on the bridge next to you. If you push him over, his body will stop the trolley, saving the 5 workers, but he'll die. To utilitarians, the decision is exactly the same. Lose 1 life to save 5. But in this case, only about 10% of people say that it's okay to throw the man onto the tracks. Our instincts tell us that deliberately causing someone's death is different than allowing them to die as collateral damage. It just feels wrong, for reasons that are hard to explain. This intersection between ethics and psychology is what's so interesting about the trolley problem. The dilemma and its many variations reveal that what we think is right or wrong depends on factors other than a logical weighing of the pros and cons. For example, men are more likely than women to say it's okay to push the man over the bridge. So are people who watch a comedy clip before doing the thought experiment. And in one virtual reality study, people were more willing to sacrifice men than women. Researchers have studied the brain activity of people thinking through the classic and bridge versions. Both scenarios activate areas of the brain involved in conscious decision-making and emotional responses. But in the bridge version, the emotional response is much stronger. So is activity in an area of the brain associated with processing internal conflict. Why the difference? One explanation is that pushing someone to their death feels more personal, activating an emotional aversion to killing another person. But we feel conflicted because we know it's still the logical choice. Trolleyology has been criticized by some philosophers and psychologists.
They argue that it doesn't reveal anything because its premise is so unrealistic that study participants don't take it seriously. But new technology is making this kind of ethical analysis more important than ever. For example, driverless cars may have to handle choices like causing a small accident to prevent a larger one. Meanwhile, governments are researching autonomous military drones that could wind up making decisions of whether they'll risk civilian casualties to attack a high-value target. If we want these actions to be ethical, we have to decide, in advance, how to value human life and judge the greater good. So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers to address the complex problem of programming ethics into machines. Which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world.